Hello everyone, welcome back to Tathastu Defense Academy. My name is Aman Shukla. So in previous lectures we have discussed ancient and medieval history. So in this lecture we are going to discuss each and every questions of modern history for FCAT examination. So शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए. हम मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर लेकर के आए हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट है. रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री will be covered in the next video. So इसमें हम एक एक करके जितने भी questions हैं उनके explanations देखेंगे and how these questions will help in our examination, especially in FCAT and CDS examination. So टाइम बहुत कम है, ठीक है, चूंकि हमारे एग्जाम भी होने वाले हैं 23-24 अगस्त को, तो हमें बहुत जल्दी चीज़ों को कवर करना है. लेकिन ये PYQ जो है बेसिकली ये PYQ इस बेसिस पे हैं कि अगर आप इन PYQs के ऑप्शंस को और PYQs के एक्सप्लेनेशंस को पूरी तरीके से करेक्टली कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाएगी. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत. अब चूंकि देखिए यहां पर बात की जा रही है बहिष्कृत भारत की, और बहिष्कृत शब्द ये डिनोट करता है, ये दिखाता है एक्सक्लूजन को, यानी कि किसी ऐसे वर्ण या जाति के लोगों को, किसी ऐसे कास्ट या किसी ऐसे क्लास के लोगों को एक पर्टिकुलर सोसाइटी से आउट कर देना, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लूजन. ओके, तो यहां पर पूछ रहे हैं कि बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी. आपके सामने ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MK गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. ठीक है, फटाफट से आप इनके आंसर बताइए. आई होप आप लोग देख लिए होंगे. चलिए अब आगे इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे बताया कि जहां पर एक्सक्लूजन की बात आती है, जहां पर बहिष्कार की बात आती है, जहां पर अवॉइडेंस की बात आती है, वहां पर सबसे पहला नाम जो लिया जाता है वो लिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का. आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र में एक तरीके से अपनी कम्युनिटी को, महार कम्युनिटी को उठाने वाले, महार कम्युनिटी के लिए जितने भी उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर के लिए, और यही रीज़न है कि आगे चल करके उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं, जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था दी गई, उनके लिए एक प्रोटेक्शन दिया गया, एक सुरक्षा कवच दिया गया. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर को एक जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं उनके प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर निकाले थे, कुछ जर्नल्स निकाले थे, उन सबको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जैसी किताबें भी पब्लिश की हैं. अब चूंकि हम यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को पढ़ रहे हैं तो साथ के जितने ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी जानना बहुत जरूरी है कि बाकी के लोगों ने कौन कौन से न्यूज़पेपर को पब्लिश किया है. तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जैसी किताबों को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल एज उनकी इस फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहे, उनकी लाइफ जर्नी क्या रही, इसके बारे में उन्होंने बेसिकली बताया है. ठीक है, चलिए अगला है यहां पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. ठीक है, इनका भी काफी ये बहुत ही फेमस मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं और एजुकेशन की फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि इन्होंने अल हिलाल, इंडिया विंस, फ्रीडम और गुब्बारे खातिर करके बहुत सारी पत्रिकाओं को इन्होंने जन्म दिया, बहुत सारी पत्रिकाओं का मोचन भी किया. दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन इज दी ज्योतिबा फूले. अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कसाब, जो ब्राह्मणांचे कसाब करके एक बहुत ही फेमस किताब थी, 1869 में पब्लिश हुई थी. ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली रिफॉर्म्स के ऊपर है, ये एक सोशल रिफॉर्म के ऊपर ये किताब है. उसके अलावा सटकरे का असूत करके भी, ये भी एक रिलीजियस रिफॉर्म के ऊपर बात करती है किताब. ठीक है, इसके अलावा गुलामगिरी, ये भी सोशल रिफॉर्म के लिए बात करती है. ठीक है, इसके अलावा तृतीय रत्न एक ऐसी किताब है जिसमें यह जानने को मिलता है कि अगर किसी सोसाइटी में किसी 3 पर्टिकुलर अगर एविडेंस काम कर रहे हैं तो उनका इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या हो सकता है.
ठीक है, तो ऐसी कुछ किताबों का यहां पर आप देख सकते जिक्र किया गया है। तो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं और ये इनकी बुक्स हैं, आप चाहें तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये पूरा का पूरा कंटेंट है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि एफकैट एग्जाम हो या सीडीएस एग्जाम हो, ये सारे के सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेटिव होते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि रिपीटेड ही पूछे जाते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। तो वंस यू गेट टू नो दीज थिंग्स, तो आपको करने में आसानी होगी, तो रिटन क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन 25 क्वेश्चंस में से आप ये मानकर चलिए कि 5 और 6 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही केवल मिल जाते हैं। दैट इज व्हाई मॉडर्न हिस्ट्री बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड towards the next question, that is who became the first Governor General of New Dominion of India after the Independence Act of 1947? You can see ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पर एक एक चीज समझना, इसमें मैं आपको कुछ राज की बातें भी बताऊंगा, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौर से रिलेटेड हैं। तो हमें इनके बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां, इंटरेस्टिंग और मेस्मराइजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसके वैसे बता दूं तो याद रखिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट ऑफ 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट। यहां पर कह रहे हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो जहां पर फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात आएगी वहां पर हमेशा आप जो टिक लगाएंगे वो लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट ना? लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल दिया जाए और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन बदल गया ना, सारी कहानी बदल गई। अब यहां पर जो आंसर होगा दैट वुड बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के दो अलग अलग पहलू निकल करके आ रहे हैं, तो हमें इन दोनों व्यूज को यहां पर समझना होगा। जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन भी किया है, क्या कहा है हमने? ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15th August 1947 व्हाट हैपेंड? British rule ended and power was transferred to the newly independent Dominion of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the independent India. ओके, एंड उसके बाद हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था पाकिस्तान का। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन को देख सकते हैं, बड़े स्मार्ट से हैंडसम से लग रहे हैं। ठीक है, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। खैर मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, ऊपर से समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। खैर, तो आप देख सकते हैं ये हैं सी राजगोपालाचारी। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सी राजगोपालाचारी, ऑल्सो नोन एज राजा जी। इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था। ही सर्व दिस इन दिस रोल फ्रॉम June 48 to January 1950 फॉलोइंग द एंड ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन टेन्योर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें बन रहा है। पहला कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कौन से गवर्नर जनरल बने, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने, तो उसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Who was the first नवाब ऑफ अवध? अब जब हम नवाब की बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको नवाब का मतलब समझा देता हूं कि नवाब का मतलब क्या होता है। देखिए, मुगल्स में जब मुगल एम्पायर हुआ करता था तो मुगल्स में कुछ पर्टिकुलर लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीनें और थोड़ा थोड़ा एरिया दिया जाता था। वो जो एरिया दिया जाता था, वो जो एरिया उनको आवंटित किया जाता था, प्रोवाइड करा जाता था, उस एरिया को हम लोग बोला करते थे सूबा। उस एरिया का नाम होता था सूबा, और जो सूबे का मालिक होता था उसको बोलते थे सूबेदार। क्या बोलते थे? सूबेदार। ठीक है, ये सूबेदार किसके कंट्रोल में रहते थे?
सूबेदार कंट्रोल में रहते थे मुगल एम्परर के, जो कि दिल्ली में बैठे हुए होते थे। गेटिंग माय पॉइंट ना? ये चलता रहा। लेकिन जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइनिंग फेज आया, वैसे ये जो बड़े बड़े सूबेदार थे ना, बड़े बड़े प्रोविंसेस के सूबेदार थे, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट होने की घोषणा कर दी। यानी यूं कहें तो कहीं ना कहीं यहां पर एक झलक मिलती है फ्यूडलिज्म की। गेटिंग माय पॉइंट ना? जैसा कि हमने देखा था मिडाइवल हिस्ट्री में, राइट? जब हमने चोलास के बारे में पढ़ा था, चालुक्यास के बारे में पढ़ा था, सातवाहनास के बारे में पढ़ा था, तब हमने फ्यूडलिज्म की एक झलक वहां पर हमने देखी थी, राइट? तो एक तरीके से जब डिक्लाइन फेज आया मुगल एम्पायर का, तो ये लोग जितने भी थे, ये यहां पर अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। ठीक है, अब ये अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया का क्या बना दिए? नवाब। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे तो बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे, मिर्जापुर के नवाब थे, सतना के नवाब थे, ऐसे करके बहुत सारे नवाब आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली नवाब उस पर्टिकुलर सूबे के सूबेदार को दिखाया जाता है जो उस पर्टिकुलर एरिया का मालिक होता है, राइट? चलिए, तो यहां पे पूछ रहे हैं कि पहले नवाब कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है वजीर अली खान, मोहम्मद अली शाह, सिराजुद्दौला, सादत खान। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वजीर अली खान और वाजिद अली शाह में कंफ्यूज मत होना। वाजिद अली शाह जो थे ये लास्ट नवाब थे, विल डिस्कस लेटर ऑन कि वो कौन थे। तो यहां पर वजीर अली खान है, वाजिद अली शाह नहीं है। ठीक है, तो वाजिद अली शाह जो थे ये लास्ट नवाब थे लखनऊ के, यानी कि अवध के, क्योंकि अवध की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी, राइट? चलिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा डी, सादत खान। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा प्राप्त कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये। तो सादत खान को वैसे बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इन्होंने जो नवाब की गद्दी ग्रहण की वो तकरीबन इट वाज 1722 टू 1739। याद रखना ये वही समय था जब हैदराबाद भी निकल करके सामने आया। आपसे अगर कोई पूछे कि हु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की है, तो याद रखना निजामुल मुल्क आसफ जाह ने रखी है। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। किस ईयर में की थी? 1724 में। गेटिंग माय पॉइंट ना? ये वही दौर था जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस के सूबेदार जो थे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके वहां के नवाब बन बैठे, ताकि उनको पता था कि अब तो मुगल डिक्लाइन हो रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर तो है नहीं, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। गेटिंग माय पॉइंट ना? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अवध के नवाब की। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, सबसे पहले नवाब थे सादत खान बुरहानुल मुल्क, जिन्होंने 1722 से लेकर के 1739 तक रूल किया था, एंड द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। सेकंड थे सफदरजंग, जिसे हम अबुल मंसूर भी कहते थे, इन्होंने 1739 से लेकर के 54 तक रूल किया था। He succeeded Sadat Khan and was given the title सफदरजंग by मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। गेटिंग माय पॉइंट ना? अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो एक सफदरजंग हॉस्पिटल भी इनके नाम पे देखने को मिलता है आपको। दूसरा है शुजाउद्दौला। ठीक है, 1754 से 1775 तक ये रहे हैं शुजाउद्दौला। अच्छा, शुजाउद्दौला के रेजिम की जो सबसे बड़ी खासियत थी, मैं तुम्हें आपको बता दूं कि यहां पर देखिए 1754 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर इन्हीं के समय में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में हुई थी। तो उस समय शुजाउद्दौला, इसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी हुई जिसमें शाह आलम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स शामिल थे। गेटिंग माय पॉइंट ना? चलिए, उसके बाद आए आसफुद्दौला, जिनका रेजिम आता है 1775 से लेकर के 1797 तक। ही इज नोन फॉर डेवलपिंग लखनऊ, लखनऊ को काफी ज्यादा डेवलप किया, उस सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा रोड्स और सड़कें बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, जो क्रेडिट जाता है, वो इन्हीं को जाता है। इसके अलावा ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है, लेकिन वो एफकैट में नहीं पूछा गया, हालांकि एयरफोर्स के ही वर्टिकल में पूछा गया है। जैसे अग्निवीर होता है ना, तो अभी तो इसका नाम बदल करके अग्निवीर कर दिया गया है।
तो पहले एयरफोर्स का एग्जाम होता था जिसे एक्स और वाई ग्रुप के नाम से जाना जाता था। तो जो टेक्निकल ब्रांच होती थी उसे एक्स ग्रुप बोलते थे, जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी वाली ब्रांच होती थी उसे हम बोलते थे वाई ग्रुप। ठीक है, तो वाई ग्रुप में जीएस यानी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता था। तो वाई ग्रुप में एक बार पूछा गया था कि कौन से नवाब हैं जिन्होंने राजधानी फैजाबाद से, कैपिटल फैजाबाद से दिल्ली की तरफ, लखनऊ की तरफ, लखनऊ की तरफ शिफ्ट किया था। तो नाम होगा आसफुद्दौला। ठीक है, उसके बाद नाम आता है किसका? वजीर अली खान का, जिन्होंने 1797 से लेकर के 1798 तक रूल किया था। बहुत छोटा पीरियड था उनका, लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वो हैं वाजिद अली शाह, क्योंकि वाजिद अली शाह के समय में ही इसका एनेक्सेशन हुआ था। पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और उसी के बाद आपको पता है कि जब कब्जे में लिया तो उसी के मतलब अगेंस्ट जाकर के विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ, जिसे 1857 रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। इनकी पत्नी थी, इनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने पूरी तरीके से इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस 1857 के रिवॉल्ट में पूरी तरीके से अपनी भागीदारी दिखाई थी, पार्टिसिपेशन दिखाया था। हालांकि कुछ कारणोंवश, जिसे हम, जैसे कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से हम वो युद्ध जीत नहीं पाए, वरना अंग्रेज भारत से 1857 में ही दबे पांव वापस लौट गए होते इंग्लैंड, और फिर वापस कभी मुंह ना दिखाते। लेकिन कुछ गलतियां हमारी हुई जिनसे हमने सीखा, और 1947 में पूरी तरीके से उनको हमने देश के बाहर कर दिया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, वाज डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, ये कुछ जानकारी थी इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Who is considered the father of the Indian revolutionary ideas? जहां पर इंडियन रेवोल्यूशनरी आइडियाज की बात आती है, वहां पर हमारे दिमाग में कई सारे नाम खड़े हो जाते हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये कुछ ऐसे नाम हैं, बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे दिमाग में गूंजने लगते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर समझना, क्वेश्चन पूछा गया है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी आइडियाज, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता का बीज बोया, रेवोल्यूशन का बीज बोया, वो कौन था? तो बताइए, इसका फटाफट से इसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका होगा सही आंसर सी, यानी कि बिपिन चंद्र पाल। अब थोड़ा बिपिन चंद्र पाल के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, In 1880, Bipin Chandra Pal joined Bengali Weekly Paridarshak and later contributed as assistant editor to publications like Bengal Public Opinion and the Tribune in Lahore. पाकिस्तान में एक बड़ा ही फेमस न्यूज़पेपर है जिसे हम कहते हैं द ट्रिब्यून। ठीक है, जब इस पेपर की शुरुआत की गई थी, इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी, तो बहुत सारे, चूंकि उस समय तो पाकिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ द इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो जब इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी, तो इस न्यूज़पेपर में बड़े बड़े रेवोल्यूशनिस्ट ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया था। बेसिकली इसका पर्पस, इसका जो मकसद था, वो था कि अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में, ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज के बारे में लोगों को अवेयर कराना कि व्हाट एक्चुअली ब्रिटिशर्स आर डूइंग इन इंडिया, राइट? हमारी ही जमीन में आकर के किस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, किस तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, हमें सप्रेस कर रहे हैं, हमारे ही राइट्स को पूरी तरीके से कब्जे में लेकर के कंट्रोल करके रख दिया है। हमारे ह्यूमन राइट्स की तो बात ही छोड़ दो, ह्यूमन फ्रीडम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है। तो इन सभी आइडियाज को लोकेट करने का, इन सभी आइडियाज को पब्लिश करने का जो काम किया, वो इंडियन रेवोल्यूशनिस्ट ने किया। अब इन रेवोल्यूशनिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे महान क्रांतिकारियों ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई, एंड दे प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन दीज फील्ड्स आल्सो, राइट? नाउ नेक्स्ट इज द एट द थर्ड आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द रिपील ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी आर्म्स एक्ट विच रिस्ट्रिक्टेड इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग वेपन्स। गेटिंग माय पॉइंट ना? यानी कि मैं इसका मतलब समझा देता हूं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, स्टैब्लिशमेंट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने के पीछे अलग अलग लोग अपनी अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा था।
अब ये सेफ्टी वॉल्व मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसके एस्टैब्लिशमेंट में जो एक सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, तो A.O. ह्यूम was the part of this particular establishment. Getting my point? अब इससे लोगों को क्या लगा कि अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स जो है हमारी जानकारियां लेकर के हमारे ही खिलाफ हो रहे किसी रिवॉल्ट को अंजाम देंगे, दैट मीन्स दे कैन कैरी आउट दिस काइंड ऑफ रिवॉल्ट्स ऑल्सो। तो इस वजह से थोड़ा सा यहां पर समझना जरूरी है कि बिपिन चंद्र पॉल ने यहां पर सबसे पहले जब मद्रास सेशन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज को एडवोकेट किया कि अगर ब्रिटिशर्स बंदूकें रख सकते हैं, अगर ब्रिटिशर्स कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल रख सकते हैं तो इंडियंस क्यों नहीं, राइट? क्योंकि उस समय कुछ इंडियन रेवोल्यूशनिस्ट थे जिनके पास कहीं ना कहीं आप ऐसे हथियार, ऐसे वेपन्स देख सकते थे, और इन वेपन्स पर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। रेस्ट्रिक्शन लगाने के पीछे का रीजन अंग्रेजों को पता था कि बिना हथियार के जब ये लोग इतना लड़ सकते हैं 1857 के रिवॉल्ट में बिना हथियार के जब इन्होंने इनकी खटिया खड़ी कर दी थी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आगे हो क्या सकता है। तो ये चीजें, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। अच्छा, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जिसमें इन्होंने प्रेस को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया ताकि कोई भी न्यूज लीक ना हो। अच्छा, प्रेस का बड़ा योगदान होता है, बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी पर्टिकुलर रिवॉल्ट में, किसी रेवोल्यूशन में। सी हाउ, पता है क्या करता है मीडिया ना, किसी भी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, लोगों के मन में आइडियाज को इमर्ज कराने का काम करती है। इसीलिए भारत में, इंडिया में मीडिया को सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दी गई। अगर आप 19 के क्लॉज 6 में पढ़ेंगे, देन यू आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में, देन यू कैन फाइंड। इसके अलावा क्लॉज 1 भी यही बात कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें प्रेस छुपा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो 19 के क्लॉज 1 में यही बात कही गई है, इसीलिए सबसे पहले जो है हमें इसी चीज की फ्रीडम दी गई। नाउ तो इन्होंने कहा नहीं भाई, इंडियंस भी वेपन रख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ किताबों भी लिखी, जैसे बताएं तो ही ऑथर्ड बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, उनकी बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने लिखा था कि मेमोरीज ऑफ माय लाइफ एंड टाइम्स, जो पब्लिश हुई थी 1932 में। तो ये कुछ जानकारी है बिपिन चंद्र पाल के बारे में, ठीक है, एक बड़े ही महान नेता, बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही ग्रेट रेवोल्यूशनिस्ट, जिन्होंने एक आइडिया दिया, रेवोल्यूशन का आइडिया दिया लोगों के अंदर, और उसी आइडिया की बदौलत हमारे जितने भी गरम दल के जितने भी नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनिस्ट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को आजादी दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, या यूं कहें तो आजाद हिंद फौज। जैसे ही हम आजाद हिंद फौज का नाम सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स निकल आते हैं, क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम हमारे दिमाग में चल रहा है, नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। बोस ने क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोस ने सिर्फ एक ही स्लोगन से पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया के लोगों में ये जोश भर दिया था, ये जिलनेस भर दी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिस वॉज द स्लोगन दैट वॉज फर्स्टली स्पोकन इन द मलाया। सो यहां पर एक बात बहुत समझना जरूरी है कि जिस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट में सुभाष चंद्र बोस ने बहुत, देखो कहीं ना कहीं हम कई लोग ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इसके एस्टैब्लिशमेंट में वो नहीं रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एस्टैब्लिशमेंट तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन रिवाइव करने का काम जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, लोगों को इकट्ठा करने का काम जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, दैट वाज कंप्लीटली इंप्रेसिव। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा मोहन सिंह होगा, क्योंकि मोहन सिंह जी ने ही 1942 में इसको एस्टैब्लिश किया था। थोड़ा जान लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। आजाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी was first established by Mohan Singh in 1942. Next, it was revived by Netaji Subhash Chandra Bose on October 21st, 1943 during the Second World War. Okay, तो motivations क्या थे इनके पीछे के? The creation of this army has been widely viewed as the response to potential Japanese misconduct against Indian in Southeast Asia and as a protective measure against any prospective Japanese occupation of India. चलो इसकी कहानी में थोड़ा सा बता देता हूं, मजेदार कहानी है, सुन लो, बहुत अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि गहराई में जाऊंगा तो फिर दिन रात दोपहर हो जाएगी। खैर, हम यहां पर एक थोड़ी सी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। 1943 में एक बहुत ही प्रॉब्लम आई थी इंडिया में, पता है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, द ग्रेट फैमिन जिसे बोलते हैं या द ग्रेट फैमाइन जिसे बोलते हैं।
एक सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था बहुत बड़े लेवल पर। अकाल पड़ने के पीछे का रीजन क्या था? देखो भैया, सीधी सी बात है, वर्ल्ड वॉर चल रहा था उधर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब ये जो जापानीज थे, पता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, दो अलग अलग डिफरेंट पावर्स लड़ रही थी, तो जो अपोजिट पावर थी वो जापानीज थे, और जापानीज को पता था कि ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी कॉलोनी या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो कॉलोनी है वो इंडिया है। अगर इंडिया को हम अपने कब्जे में कर लेंगे देन वी कैन फाइट, हम आसानी से लड़ सकते हैं। उनके दिमाग में ये बातें आई। अब इसी बात का फायदा उठा करके वे लोग इंडिया की तरफ बढ़े और यहां तक कि बर्मा यानी कि म्यांमार, जिसे उस समय रंगून कहा जाता था, उसकी कैपिटल रंगून तक पहुंच गए थे। और यही नहीं, अंडमान निकोबार तक भी पहुंच गए थे। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी, जो उनको लगा कहीं ना कहीं कि यार अगर एक तो हम ऐसे ही परेशान हैं, लेकिन अगर इनको उधर ही कहीं रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स दैट वाज टेकन बाय द सुभाष चंद्र बोस एंड मोहन सिंह, ठीक है। तो अब अंग्रेजों को लगा कि यार जितने भी जापानीज है अगर इंडिया आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो किस रूट से आ सकते थे? हमें पता है इंडिया और म्यांमार के बीच में एक फिजिकल बाउंड्री क्रिएट होती है, और उस फिजिकल बाउंड्री का नाम है अराकान योमा। दैट इज द पार्ट ऑफ द, नॉट पार्ट ऑफ द, बट दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। यही अराकान योमा जब समंदर में चला गया है तो उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं, सबमर्जेंस माउंटेन बोलते हैं उसको। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो अराकान योमा माउंटेन ये अलग करता है इंडिया को म्यांमार से। दिस इज द फिजिकल बाउंड्री। जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी तो 3 टाइप की बाउंड्री होती है, फिजिकल बाउंड्री, लैटिट्यूडनल बाउंड्री एंड सुपर इंपोज्ड बाउंड्री। तो इसमें फिजिकल बाउंड्री जो है वो अराकान योमा है, जो इंडिया और म्यांमार को अलग करता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? नाउ अब उनके पास एक ही रास्ता था, जापानीज के पास एक ही रास्ता था, बांग्लादेश होते हुए वो बंगाल में एंटर कर जाए या इंडिया में एंटर कर जाए। अब ये बात ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जितनी भी शिप्स थी, बोट थी, यानी कि जितने भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, यहां तक कि पोर्ट्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। बंगाल में जहां जहां भी पोर्ट्स थे उन सबको खत्म कर दिया। राइट? अब खत्म कर दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो हुआ क्या कि वो जितने भी नाव थी या जो बोट्स थी, शिप्स थी, वो इंडिया के इनलैंड वाले पार्ट में, खास करके यूपी, बिहार, इनलैंड वाले पार्ट में रिवर्स के थ्रू माल पहुंचाया करती थी। माल इन द सेंस खाने का जो अनाज होता है, जैसे कि राइस हो गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 पर था। राइट? तो राइस बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक, लाइक उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन एरियाज में पहुंच नहीं सका। अब जब नहीं पहुंच सका, क्योंकि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हट गया ना, खत्म कर दिया गया, बैलगाड़ी ये एवरीथिंग है ना, वॉज डिसमेंटल, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो इसीलिए भारत में, इंडिया में एक बड़े लेवल पर अकाल पड़ने लगा, और लोग यहां तक कि अभी कुछ बहुत सारे जर्नल्स लिखे गए हैं, एसेज लिखे गए हैं, कमेंट्स लिखे गए हैं, जो ये बताते हैं उस समय बहुत सारे उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, बिहार के बहुत सारे इंडियंस थे जिन्हें सांप खाने पर मजबूर होना पड़ा, घास खाने पर मजबूर होना पड़ा। दिस वॉज द ग्रेट फैमिन ऑफ 1943। नाउ तो यहां पर उस कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, उन जापानीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो कि फेमस स्लोगन है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू दी फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, चलिए। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा गया, एक बार एयरफोर्स में पूछा गया है कि इसकी जो वेमेन विंग थी, वेमेन रेजिमेंट था, उसका क्या नाम था? तो याद रखना, रानी झांसी रेजिमेंट नाम था। आजाद हिंद फौज का जो विमेन रेजिमेंट था उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है सर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े ही प्यार से, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए नाउ, हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ओहो, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, फटाफट से इसका आंसर दो जल्दी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द आंसर इज दादा भाई नौरोजी, क्योंकि इनका नाम बड़ा फेमस था बंगाल में। ठीक है, हाँ, इनको एंग्री मैन भी बोलते थे लोग। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बता दें। दादा भाई नौरोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड वाज rebelizing leader in the Indian independence struggle, and Nauroji played a significant role in the formation of the Indian National Congress, as I told you, and served as its president 3 times. My God, pushing for constitutional reforms and self rule for India, यानी सेल्फ रूल की बात करते हैं, यानी कि स्वराज, क्योंकि नौरोजी भाई साहब ने ही कहा था कि सबसे पहले स्वराज लेकर के आओ। स्वराज स्वराज मीन्स की, स्वराज इन द सेंस की सेल्फ रूल होना चाहिए। कोई दूसरा आपके टेरिटरी पर आकर के आपके ऊपर हक दिखाए, ये ठीक बात नहीं है।
दादा भाई नौरोजी का जो मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन वाज दी ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी ये कहती है कि जो इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे, इंडिया से पैसा कमा करके सारा पैसा कहां भेज दे रहे थे? इंग्लैंड में भेज दे रहे थे। तो इंग्लैंड तो अमीर हो गया, इंडिया गरीब होता चला गया। तो इंग्लैंड और अमीर हो गया, इंडिया और गरीब हो गया। तो दिस थ्योरी इज नोन एज दी वेल्थ ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। ठीक है। नाउ इन 1906 ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन नौरोजी एम्फसाइज दी स्वराज, एंड इनका सबसे फेमस इनकी जो किताब थी वो थी, इसमें लिखा भी गया है क्लियरली, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें पूरी तरीके से अंग्रेजों के कारनामों के बारे में दिखाया कि कैसे हमारे गरीब मजदूर किसानों को परेशान करके उनके ऊपर टैक्सेस के बोझ लाद करके कैसे इंग्लैंड के खजाने भरे हैं, इंग्लैंड की सड़कों को रंगीन बनाया है। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर बुक, यू कैन रीड। नाउ नौरोजी स्टैब्लिश दी रहनुमाई मजदसा सभा जिसे बोलते हैं, इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है। जो बेसिकली बात करता है एक तरीके से जरथुस्त्र के बारे में बात करता है, या फिर यूं कहे पारसीज के वेलफेयर के लिए बात करता है। ठीक है। तो ये किताब लिखी गई थी। तो नाउ यू कैन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वाज मर्ज्ड विद विच मूवमेंट? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हुआ क्या उस समय कि उस समय सबसे सिंपल सी बात बताऊं आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग कहानी है, मजेदार है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन अंपायर खतरे में आ गया, खत्म सा हो गया, और ऑटोमन अंपायर के जो राजा हुआ करते थे तुर्की में बैठा करते थे। ठीक है। जिसकी कैपिटल इस समय अंकारा देखने को मिलती है तुर्की, और वहां की फेमस सिटी आपको देखने को मिलेगी इस्तांबुल। सी ऑफ मरमरा, अजेव सी, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, वहां के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं ना। तो टर्की के जो खलीफा थे, वो खलीफा जितने भी उस समय इस्लामिक कम्युनिटी के लोग थे उनके लिए सबसे पूजनीय हुआ करते थे। जैसे हिंदुइज्म में अगर आप देखोगे तो परमहंस होते हैं, ठीक है, या स्वामी परमहंस होते हैं, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। ठीक है। जैनिज्म में देखा जाए तो महावीर स्वामी और जितने भी तीर्थंकर्स होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग गुरु होते हैं। वैसे ही इस्लाम में ये इनको खलीफा जो कैलिफेट हुआ करते थे इनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है। तो इनको इनकी गद्दी से हटा दिया गया। तो इंडियंस ने उसके खिलाफ विद्रोह किया इनकी गद्दी को वापस दिलाने के लिए। ठीक है। जब ये खिलाफत मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ गई तो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आते हैं हमारे भाई साहब जो कि अफ्रीका से लौटे थे, नाम था उनका महात्मा गांधी। ठीक है। ध्यान से सुनना। तो महात्मा गांधी जी आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और इस पूरे मूवमेंट को चेंज कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। कहे बोले कि जब तक अंग्रेज हमारी बात नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं मानेंगे, हम कोई भी उनका सहयोग नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ना। चलिए अगला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? ठीक है। स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर हैं राजगोपालाचारी। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। ये पार्टी 1959 में स्टैब्लिश की गई थी। ये बेसिकली इट वाज अ रिएक्शन टू द नेहरू सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, और ये सबसे पहली बार देखा गया कि ये जो पार्टी थी ना, emerged as the main opposition party 1967 लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे, सबसे पहली बार एक अपोजिशन पार्टी के रूप में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे अपोजिशन पार्टी से जो लीडर बने हैं, सबसे पहले मोरारजी देसाई बने हैं 1979 में, लेकिन सबसे पहले जो अपोजिशन पार्टी आई है वो कब आई है? 1967 में आई है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे 70s में फिर इसका डिक्लाइन होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फेल अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है अंग्रेजों की एक टेक्निक हुआ करती थी जिसे हम बोलते थे हिंदी में राज्य हड़प का सिद्धांत, यानी कि राज्य को, दिस वाज द एक्चुअली पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ओके। तो यहां पर इन सब का किया गया है एनेक्सेशन, इन सब को मिलाया गया है ब्रिटिश इंडिया में। लेकिन कह रहे हैं कि 1848 में सबसे पहले किसको मिलाया गया था? तो आंसर इज सतारा। सतारा जो था वो था। लेकिन उसके पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हमने बताया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द मिड 19th सेंचुरी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। तो होता क्या था इसमें, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, इस मतलब कि अगर कोई उनका वंश नहीं है, कोई उनका लाइक सक्सेसर नहीं है, तो उसे अपने पर्टिकुलर ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज मिला लिया करते थे। एडॉप्टेड जो थे, जो एडॉप्शन जो था, एडॉप्टेड चाइल्ड, वो उनके वंशज, वो उनके सक्सेसर नहीं माने जाते थे। ऐसा सेम हुआ था झांसी की रानी के साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। उनके भी
एरिया को, उनके भी पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है मिलाने की कोशिश की। इसके चलते रानी ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। अब देखिए यहां पर मैंने बताया है कौन कौन से प्रोविंसेस, कौन कौन से एरियाज कब मिलाए गए थे। तो सतारा वॉज फर्स्ट इन 1848, देन जैतपुर एंड संभलपुर इन 1849, देन उदयपुर इन 1852, देन झांसी 1853 एंड लास्ट इट वाज अवध इन 1856। नागपुर वाज आल्सो इन 1854, यू कैन राइट डाउन। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट, बोलने की जरूरत ही नहीं है, आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि रॉलेट एक्ट वाज अ लेजिस्लेटिव एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1919, ऑफिशियली नोन एज द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इट अलाउड द ब्रिटिशर्स टू व्हाट, डिटेन इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years। समझ पा रहे हैं ना कितना गलत काम, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक, बिना किसी ट्रायल के जिसके ऊपर भी सस्पेक्ट दिखे उसको गिरफ्तार कर लो। अरे भैया कहां गया ह्यूमन राइट आपका, हाँ मानवाधिकार कहां गया? तो प्रॉब्लम थी ना इस एक्ट में। दूसरा, सप्रेस प्रेस फ्रीडम को खत्म कर दिया। तीसरा, ट्राई पॉलिटिकल केसेस विदाउट अ ज्यूरी, यानी बिना किसी जज के कोई केस की हियरिंग चलने लगी है। तो दीज वर दी प्रॉब्लम्स। अब इसके बदले में हुआ, अब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स था ये, नो राइट्स टू अपील थी, सप्रेशन ऑफ फ्रीडम था, सीन एज बिट्रायल यानी अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा धोखा था, इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इसी के चलते लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, इसी के विद्रोह में इकट्ठा हुए थे विदाउट आर्म्ड। अगर आप मूवी देखेंगे केसरी 2 तो केसरी 2 में दिखाया गया बड़े अच्छे से, विदाउट आर्म्ड वो इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनके ऊपर गोलियां बरसा दी जॉन सैंडर्स ने, जिसकी आगे चल करके भगत सिंह ने और राजगुरु ने हत्या कर दी, जो कि अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए, द बुक इंडियन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इसको लिखा है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। देश, इनको कई लोग देशद्रोही कहते हैं, कई लोग देशभक्त कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें देशभक्त कहता हूं क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार इन्होंने काला पानी की जेल में सहा है, वो काला पानी की जेल जहां पर जाने पर पानी भी नहीं नसीब होता है, भले इसका नाम काला पानी है। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल को हम कहते हैं काला पानी की जेल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, विनायक दामोदर सावरकर एक बहुत ही बेहतरीन फ्रीडम फाइटर, बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर और बहुत ही बेहतरीन लिटरेरी एक्टर के रूप में इनको देखा जाता है। इनके ऊपर मूवी बनी है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट 1 का, दैट इज दी हु शॉट डेड जॉन सैंडर्स ऑन 17 दिसंबर 1927। तो इसमें होगा जो आंसर भगत सिंह, क्योंकि मैंने बताया ना कि भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि जॉन सैंडर्स ने क्या करा था, उन्होंने गोलियां चलवा दी थी निहत्थों पर, जिससे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और उसमें 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे, गिनती तो है ही नहीं, ठीक है। तो दीज आर दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दी मॉडर्न हिस्ट्री। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ इस बेहतरीन एक्सप्लेनेशन को देखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स गाइज, थैंक यू।